नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बीजेपी प्रवक्ता ईश्वर आजाद का बड़ा बयान। आरके जायसवाल एक्सक्लूसिव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड जनसमर्थन लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के नेता उत्साहित है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नीतियों पर जनता के भरोसे का प्रमाण बताया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता ईश्वर आजाद ने भी पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद दिया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की हमारे मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं, हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं ईश्वर आजाद जी। कैसे हैं महाराज? आज जो प्रेस दिवस है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों को आज प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, जिसने विश्व में लोकतंत्र को कायम किया हुआ है, कायम करने में मदद की हुई है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जायसवाल जी, आपकी भी पत्रकारिता की यात्रा अभी याद कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे शुरू होकर के कहाँ तक पहुँची। उसके लिए भी मैं पुनः आपको बधाई दूंगा और चाहूँगा कि आप जिस प्रकार 20 साल की आपने यात्रा की, अगले 4 साल में उससे भी ज़्यादा आप उन्नति करें। धन्यवाद, धन्यवाद आजाद जी। लोकतंत्र की बातें हो रही है और आम आदमी पार्टी के जो नेता सब हैं डाल रहे हैं कि ये बिहार वाला जनादेश मिला है या ज्ञानादेश मिला है। देखिए, वैसे तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो व्यक्ति पिछले 11 साल से रोज़ कैमरों के बगैर, जिसको नींद नहीं आती थी, कैमरों के बगैर जिसको खाना हजम नहीं होता था, वो इतने लंबे टाइम कैमरों से दूर है कैसे। और मज़े की बात ये भी है कि ये बात वो आदमी कह रहा है जब 2019 में लोकसभा के अंदर हम लोग 300 से ज़्यादा बीजेपी ने सीटें जीती, 303 सीटें थी। 14 में जब 272 जीती, दोनों बार 14 के बाद 15 में हम दिल्ली में सिर्फ हमारी 3 सीट रह गई, 19 के बाद सिर्फ 8 आई। तब हम नहीं बोले, हमने कोई किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाया कि हम 6 महीने के बाद ही दिल्ली में हार जाते थे। ये लोगों को इन्होंने ऐसा विश्वास दिला रखा था कि ये भाजपा से बेहतर है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 3 बार अवसर दिया, लेकिन हर बार कसम खाने वाला, पलटने वाला आदमी फिर जब दिल्ली की जनता समझ गई तो वो गायब हो गए। दिल्ली के पैसे से वो गुजरात का चुनाव लड़ते थे, दिल्ली के पैसे से वो हिमाचल का चुनाव लड़ते थे, दिल्ली के पैसे से वो उत्तराखंड का चुनाव लड़ते थे, दिल्ली के पैसे से मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ते थे, दिल्ली के पैसे से हरियाणा चुनाव लड़ते थे, दिल्ली और पंजाब चुनाव लड़ते थे। अब पंजाब के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब की जनता भी उन्हें देख रही है। आज जो युग है, डिजिटल युग है। आज लोगों को आप बहुत देर तक, छोटे बच्चे को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि सब चीज़ें, परिणाम तुरंत सामने आते हैं, पीछे की इतिहास सामने आता है। अच्छा आजाद जी, पिछले 20 सालों में ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया? माहौल भी नहीं दिख रहा था और अचानक से इतनी सीटें आ गई, तो हर कोई आश्चर्य कर रहा है। अमित शाह जी खुद बोले थे 160 सीटें की बातें कर रहे थे, और इतना मतलब आप लोगों को भी विश्वास नहीं था कि इतने लोग, बिहार के लोग इतना प्रचंड बहुमत देंगे आप लोगों को। और जो इतना रोजगार की बातें कर रहे थे तेजस्वी, लगातार पलायन की बातें कर रहे थे, जनसुराज जैसा व्यक्ति, पीके जैसा व्यक्ति, वो फेल हो गए, 1 सीट भी नहीं आई। ऐसा आप लोगों ने क्या कर दिया, क्या करिश्माई कर दिया? कितने बड़े करिश्माई आप लोगों को परिणाम मिले? देखिए, जनता कभी भी नहीं बकसती है, चाहे कितने भी बड़े नेता रहे हों, और पूरे विश्व में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। लोकतंत्र में जब चुनाव आते हैं तो एक शब्द है जो बड़ा ही प्रयोग में आता है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं। अगर सरकार के प्रति कोई गुस्सा, कोई आक्रोश होता है तो उसके परिणाम हम देखते हैं,
और बहुत कई बार प्रदेशों में भाजपा के विपरीत भी आ जाते हैं। लेकिन आज ये जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, वो अपने अच्छे कामों को भी ध्यान रखती है और भविष्य को लेकर के भी जागरूक है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी जो बात है पूरे विश्व में, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में है। आप आज बात देखिए, विपक्ष में पहले वो आदमी प्रधानमंत्री था जिसको कथित तौर पर कांग्रेस और आज की जो विपक्षी पार्टियां हैं कहती हैं कि वो सबसे बहुत समझदार, पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, सरदार मनमोहन सिंह जी। अर्थशास्त्री, विश्व के उच्च स्तर के अर्थशास्त्री थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता था। और एक आदमी जिसके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं है, वो आज बिना बात बकवास करता रहता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। तो पार्टी किस तरफ जाएगी? और एक पार्टी वो है जिसके पास विश्व का सर्वोच्च श्रेणी का समर्पित, संकल्पित और तपा हुआ कार्यकर्ताओं की फौज है, ऐसे बताइए। तपा हुआ व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, जिसने पहले 20 साल संगठन में तप किया, उसके बाद 12 साल गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में तप किया, और उसके बाद अब 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में, जिसके दामन पे भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, जिसकी बात को आज पूरा भारत सुनता है। और ये विपक्षी जब जब उसका मजाक उड़ाते हैं तो माहौल इनके विपरीत और हो जाता है। हमें तो लग रहा था कि 160-70 सीटें आएंगी, लेकिन जनता ने कहा कि अब जब सफाई कर रहे हैं तो पूरी ही कर देते हैं। 202 सीटें उसका वो है। 96% स्ट्राइक रेट से भारतीय जनता पार्टी, 90% के लगभग स्ट्राइक रेट से जेडीयू। तो जब जनता ने इतना भरपूर दिया है, साथ दिया है, झोली भर कर दिया है, बिल्कुल एक तरफा दिया है, तो भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? देखिए, भाजपा गठबंधन धर्म को जिस प्रकार से भाजपा निभा रही है, वैसा आप देखेंगे भारत के अंदर इतिहास में ऐसा नहीं था। आपने देखा कि हमने मध्य प्रदेश में जब सरकार बन रही थी, सिर्फ कुछ 38 विधायकों वाले दल को भी मुख्यमंत्री का अवसर दिया, और जो पहले मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नीतीश जी का नेतृत्व, नीतीश जी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो सीटें कम आती, लेकिन उनकी सीटें भी डबल हो गई पहले से। तो उनके नेतृत्व को, उनकी कुशलता को, उनके अनुभव को जनता भी समझ रही थी। मोदी जी का साथ, मोदी जी की विचार विश्वास और विश्वास, दोनों ही, तीनों ही मिल करके। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा, जो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, इतने बड़े रणनीतिकार, इतने बड़े विद्वान, वो जिन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, देख सकते हैं ट्रेनों में किस तरीके से वहाँ भरकर आए दिन शहरों में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं मेहनतकश लोग। तो इस तरीके का उन्होंने एक अलग जगाया था, लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम यहाँ यहीं पर रोजी रोजगार देंगे, यहीं पर फैक्ट्री लगाएंगे, आपको लुधियाना, सूरत, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। वो भी फेल हो गए, बिल्कुल एक सीट भी नहीं आया उनको। देखिए, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पीके जैसे व्यक्तियों के पास सामाजिक सेवा का अनुभव नहीं है। वो डाटाबेस पर कुछ प्रयोग किए, कहीं पास हो गए, लेकिन वो सारे ही प्रयोग, सिर्फ प्रयोग नहीं, जनता भावनाओं के साथ जुड़ती है, लोग भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। मोदी जी का इतना तप है, संगठन के कार्यकर्ताओं की इतनी मेहनत है, नीतीश जी का इतना बड़ा लंबा अनुभव है, और लोगों का विश्वास, उन भावनाओं का जो कलेक्शन है, उन भावनाओं का जो डाटा है, वो कहीं नहीं है। अगर आप हकीकत के धरातल पे आप जब जाओगे, नहीं मानते कि वहाँ पे बेरोजगारी, पलायन सब कुछ है उसके, हाँ, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। उसके अलावा लालू जी का जंगल राज जब समाप्त हुआ था, उसके बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 गुना सड़कों का निर्माण बढ़ गया है।
40 गुना वो सड़कों का 40 गुना निर्माण ही नहीं बढ़ा। लोगों के बीच में नीतीश जी का 40 गुना विश्वास बढ़ा है। आप कहते हैं कि बिहार से आदमी सभी प्रदेशों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, लेकिन सारे ही मजदूरी नहीं करते। बिहार के व्यक्तियों का पूरे भारत के निर्माण में सहयोग है। बिहार से निकले हुए आदमी दिल्ली में पिछले 15 साल से एमपी हैं। पंजाब जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी बिहार से आए हुए व्यक्ति ही एमएलए भी बनते हैं, एमपी भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं। दिल्ली में सभी लोग आप जो आते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे खड़े होकर के, वो सभी लोग मजदूर थोड़ी हैं जो बिल्कुल अपने घर से खाली सिर्फ संकल्प लेकर के अपनी मेहनत का जज्बा जिनके अंदर होता है वो आते हैं। वो आते भले ही मजदूर के रूप में हैं, लेकिन आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए, बगैर किसी उसके भेदभाव के, क्या मेहनत करने वाला आदमी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, क्या उसकी स्थिति मजदूर वाली होती है? नहीं होती, निश्चित रूप पे बिल्कुल नहीं। सही कर रहे हैं। मेहनत का लोग होते हैं वहाँ के और बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा आजाद जी, और मैं इस बात को, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं इस बात को मेरे हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूँ उस भूमि से जो व्यक्ति आता है, कितना भी गरीब हो, उसके मेहनत के जज्बे को, उसके संकल्प को। कहीं पर भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि बिहारी कोई चोरी करता है, कोई डकैती डालता है, कोई अपहरण करता है। ऐसा नहीं। जो लोग आते हैं सब मेहनत कश लोग आते हैं, और भारत के निर्माण में सभी प्रदेशों से ज़्यादा मैं बिहार के व्यक्ति का योगदान मानता हूँ। सही कहा बिल्कुल आजाद जी। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पर वोट चोर करके वहाँ पर रैली निकाला, पूरा माहौल बनाया, चुनाव से एक दिन पहले भी उन्होंने पूरा दिखा दिया कि किस तरीके से उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, हरियाणा का तुलना कर दिया, तो ये सब देखा नहीं किस तरीके से राहुल गांधी हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, उन्हीं लोगों ने तो वोट दिया होगा ना जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके बहन भाइयों ने दिया होगा, उनके माता पिता ने दिया होगा, उन्हीं लोगों ने दिया होगा ना। अगर उनके हालात बिहार से निकलने के बाद भी अच्छे होंगे, और बिहार में उनके जो बिहार के अंदर भी 6 करोड़ 7 करोड़ की जनसंख्या है, मतदाता है 6 करोड़ के आसपास, उनके भी हालात 20 गुना, अगर सड़क नहीं बनी 20 गुना नीतीश जी का विश्वास, कोई दो राय नहीं, सड़कें तो खूब बनी है वहाँ पर। और किसी भी देश के विकास में उसकी सड़कों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ हर घर बिजली है, हर गांव में बिजली है, हर गांव में पाठशाला है, हर गांव के अंदर आज सड़क है, हर घर में पेयजल है। सिर्फ एक अभी समस्या रह गई है बाढ़ की। अभी बाढ़ को लेकर के भी इस बार नीतीश जी ने कहा है कि कार्य होगा, लोग देख रहे हैं। सिर्फ बात करना, वोट चोरी। अरे भाई, हिमाचल में नहीं हुई, केरल में नहीं हुई, आप रायबरेली से हार गए थे। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेताजी हैं, वो कहते हैं कि 1-2 प्रदेश छोड़ देते हैं ताकि गिना सके कि भाई वोट चोरी नहीं होता, तो खुलेआम बोल रहे हैं। दिल्ली में 3 बार सरकार नहीं बना, हम 27 साल नहीं आ पाए। और अगर जैसे वो बोलते हैं, उनके बोलने पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरा विषय भी नहीं है, जैसे वो बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत जो कांग्रेस के पास जो समझदार व्यक्ति थे उनको किनारे कर दिया गया है। वो लोग दल छोड़ चुके हैं। संगठन के रूप में इनके पास किसी प्रकार की कार्यशाला नहीं होती, संगठन के रूप में इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, संगठन के लिए इनके पास कोई विचार नहीं है। तो उसमें गलती भाजपा की कहाँ से आ गई? जहाँ भाजपा के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, अगर उसका प्रतिशत लगाएं तो उसके 10% कार्यकर्ता भी कांग्रेस के पास नहीं हैं। उसके बावजूद भी इनकी सीटें 99 आ गई। ये भी समझो कि कैसे आ गई, मुझे हैरानी होती है। अच्छा, हम लोग जी इतनी चलो, मेहनत करते हैं। ये परीक्षा तो आप पास कर गए, अब अगली परीक्षा दिल्ली में है आप लोगों की, उपचुनाव है 12 सीटों पर, आप भी जा रहे हैं जी, मुख्यमंत्री जी भी जा रही हैं, उनकी भी परीक्षा है। परीक्षा पहली परीक्षा होगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि प्रदूषण तो कम हुआ नहीं। प्रदूषण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं जनता देख रही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कोई उपचुनाव को लेकर के मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव जहाँ भी होते हैं, उपचुनावों का जो इतिहास है वो सत्ताधारी दल के आसपास ही रहता है। तो आज भाजपा सत्ता में है
और हम आराम से उपचुनाव को बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं जाऊंगा 1-2 दिनों के बाद रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर। अभी मैं तो बिहार चुनाव में व्यस्त था, और 1-2 दिनों में जाऊंगा वहाँ पे रियलिटी चेक करने, माहौल जानने पहुंचूंगा। तो लगता है आपको कि रेखा गुप्ता के कामों से लोग, दिल्ली के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। खुशी का ही तो उनको जनता का आशीर्वाद मिला, तभी ना वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर खुश नहीं होते, जनता आशीर्वाद नहीं देती, तो वो कैसे मुख्यमंत्री बनती? पार्टी ने भी स्टार प्रचारक बना के बिहार भेजा था इनको। बिल्कुल, पार्टी का हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। आज वो मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से स्टार प्रचारक हैं। और दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद भाजपा की सरकार बनी है और उसकी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनी है वो कि किसी गांधी परिवार में, या किसी लालू परिवार में, या किसी मुलायम परिवार में, या किसी की क्या नाम है करुणानिधि परिवार में पैदा हो गई तो मुख्यमंत्री बन गई। अपने जीवन का 70% समय उन्होंने संगठन के लिए दिया हुआ है, संगठन के लिए जी हैं। पहले एबीवीपी में कार्यकर्ता के रूप में, फिर एबीवीपी में पदाधिकारी के रूप में, फिर डूसू चुनाव जीता। उसके बाद निरंतर 3 बार निगम पार्षद रही, और राष्ट्रीय स्तर पे महिला मोर्चा की, जो हमारी महिला विंग है, उसकी उपाध्यक्षा रही। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 कार्यरत रहता है, विचार में रहता है, जीता है उस चीज़ को। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की 18 से ज़्यादा राज्यों में सरकार है, और उसी का परिणाम है कि आज विश्व हमको सुनता है। उसी का परिणाम है कि हम जो भारत में, जिनको कथित रूप से आप अर्थशास्त्री और विद्वान मानते थे, उनके समय में भारत कौन से पायदान पे अर्थव्यवस्था थी, और आज हम कौन से पायदान पे हैं, परिणाम आपके सामने। चलिए, तो समय ही बताएगा। उपचुनाव का ज़्यादा दिन नहीं है, 30 नवंबर को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर नेताजी से मिलने आएंगे, उसके बाद मिलते हैं किसी और अगली खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।